डियर स्टूडेंट, तो आज हम सीखेंगे प्रिज्म सूत्र कैसे सिद्ध करते हैं। यदि इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो यदि आप इससे पहले प्रिज्म सूत्र सिद्ध किए हैं, नहीं किए हैं, आता है नहीं आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार वीडियो अच्छे से देखिए, पूरा सीख जाएंगे। तो मैं जो आज सिद्ध करने वाला हूँ वो दो टाइप के सिद्ध होगा। तो आज मैं पहले तरीके से सिद्ध करूंगा और मैं कल एक और वीडियो डालूंगा जो कि दूसरे तरीके से होगा। तो हम प्रिज्म के अपवर्तन सूत्र को सिद्ध करेंगे। तो हमारा सूत्र पहले लिख लेते हैं। n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 और पूरे के बटे में हो जाता है साइन a बाई 2। तो ये हमारा होता है प्रिज्म सूत्र बोल लें, प्रिज्म का अपवर्तन सूत्र बोल लें, ये हमारा होता है। तो आज हम इसी को सिद्ध करने वाले हैं। तो मैं दो तरीके से सिद्ध करूंगा। आज हम पहला तरीका को देखेंगे और कल अपने दूसरे तरीका को देख लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे प्रिज्म है। इधर क्या होता है, विरल, हवा में विरल। और हम प्रिज्म जानते हैं किसका होता है, कांच का होता है। तो ये क्या है, सघन है। तो प्रिज्म के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं सघन। फिर इधर हवा, कांच, हवा, तो फिर इधर विरल। और प्रिज्म सूत्र सिद्ध करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान होना जरूरी है कि किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो लंब की ओर मुड़ जाती हैं, और दूसरी बात किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो लंब से दूर हट जाती हैं। इन दो बातों का ज्ञात होना बेहद जरूरी है। तो देखिए, हम पहले प्रिज्म सूत्र सिद्ध करने के लिए आपतित किरण लेंगे। तो मैं अपने स्केल से खींच ले रहा हूं, आप भी स्केल से खींचिएगा, हाथ से नहीं। बिना स्केल के हाथ से मत खींचिएगा। तो देखिए, मैं एक आपतित किरण ले रहा हूं यहां से। एक मैंने यहाँ पे आपतित किरण ले लिया, थोड़ा टेढ़ा है तो आप स्केल से खींचिएगा और इससे बोर्ड पे खींचा नहीं जा रहा है। तो मैंने ये एक आपतित किरण लिया। तो मैं इसका पहले ही नाम लिख देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे लिख देता हूं आपतित किरण। अब इसके बाद से हम ये हमारे देखिए प्रिज्म के पहले सतह पे पड़ी है। तो हम जानते हैं कि जब कोई किरण किसी सतह पे आपतित होती है तो अपवर्तन की घटना के लिए एक लंब खींचते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लंब डाल देता हूं। यहाँ पे मैं एक लंब खींच रहा हूं डॉटेड लाइन से। तो ये मेरा लंब हो गया। अब हम जानते हैं कि मैंने पहले ही बताया कि किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो लंब की ओर झुक जाएगी, यानी कि मुड़ जाएगी। तो मैं इस किरण को मुड़ा देता हूं लंब की ओर। देखिए, हमारी किरण लंब की ओर मुड़ गई है। आप पूछेंगे कैसे मुड़ी है, तो देखिए मैं दिखाता हूं। किरणें ऐसे जा रही थी, इसको मैं डॉटेड लाइन से और आगे बढ़ाता हूं कि अच्छे से समझ में आए। किरणें देखिए कैसे जा रही थी, हमारी किरणें ऐसे जा रही थी। डॉटेड लाइन से खींच रहा हूं ऊपर प्रिज्म के अंदर। तो देखिए हमारी किरणें सीधी जा रही थी और क्या होगी, जब वे विरल से सघन में गई तो इधर मुड़ गई। अब जब ये देखिए, अब ये किरण क्या कर रही है कि ये सघन से फिर विरल में जा रही है, दूसरी सतह पे जा रही है, प्रिज्म के दूसरी सतह पे। तो ये सघन से विरल में जा रही है तो लंब से दूर हटेगी। तो फिर यहाँ पे लंब खींच लेते हैं, फिर एक और लंब खींच लेते हैं। डॉटेड लाइन से। तो देखिए फिर मैंने लंब खींच लिया। और मैंने पहले क्या बताया था कि जब सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में, तो लंब से दूर हटेगी। तो मैं इस बार हाथ से ही कर दे रहा हूं। तो ये किरणें ऐसे टेढ़ा हो गया थोड़ा,
तो ये किरण इधर निकल जाएगी। आप स्केल से खींचिएगा, स्केल से इस पे दिक्कत हो रहा है। तो देखिए हमारा ये एक लंब हो गया पहले सतह के लिए, ये दूसरा लंब होगा दूसरे सतह के लिए। अब ये हमारे जो किरणें निकलती हैं, अंतिम किरणें निर्गत किरण होती है, निर्गत किरण। तो ये हमारा निर्गत किरण हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये भी किरण तो विचलित हुई है, तो इस किरण को सीधा बढ़ाएंगे पीछे की ओर, तो उसको मैं डॉटेड लाइन से बढ़ाता हूं, उसको मैं डॉटेड लाइन से खींच देता हूं। तो ये किरण इधर आएगी पीछे, टेढ़ा हो रहा है हल्का, आप खींच लीजिए स्केल से, आपका सीधा होगा। तो देखिए हो गया। अब ये हमारा चूंकि आपतित किरण है और ये लंब है, तो हमने पढ़ा है कि आपतित किरण और लंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो इसको मैं आई नाम दे रहा हूं, इस कोण को मैं आई से नाम दे रहा हूं। ये हमारा कोण आई हो गया, आपतन कोण। और हमने फिर पढ़ा है कि लंब, ये हमारा लंब हो गया, चूंकि ये लंब है, लंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। सॉरी, लंब और ये अपवर्तित किरण के बीच के अपवर्तन कोण, ये हमारा R1 हो गया। फिर इसी प्रकार ये हमारा R2 हो गया। अब देखिए ये किरणें बाहर निकल गई, विचलन कोण बनाएंगी, तो लंब और निर्गत किरण के बीच को, सॉरी, निर्गत कोण हमारा ई हो जाएगा, निर्गत कोण ई हो जाएगा। अब देखिए ये किरण सीधे जा रही थी और ये देखिए झुक के कहां पे आ गई, यहाँ पे, यानी कि ये किरणें सीधे जा रही थी और झुक के ये वाली लाइन आ गई, तो इसको हम विचलन कोण, तो इसको हम डेल्टा 1 से सूचित करेंगे। फिर ये किरण देखिए, इसके लिए ये कोण हमारा डेल्टा 2 हो जाएगा, विचलन कोण। अब एक बात ध्यान रखते हैं कि हम प्रिज्म के कोण को क्या मानते हैं, ए मानते हैं, तो हमारा ये कोण हो जाएगा ए प्रिज्म कोण। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ए मानिए, ये हमारा प्रिज्म कोण है। ये मत देखिए अभी ये दोनों सेम है, इससे कोई बात नहीं है, ये हमारा प्रिज्म कोण ए हो गया। अब देखिए अंदर कुछ बात याद रखनी है कि ये ए बी सी हो गया, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं डी, इसको नाम देते हैं ई, इसको नाम देते हैं एफ। यहाँ पे ये एफ बिंदु है, ये ई बिंदु है, ये एफ बिंदु है, ये डी है। तो बस प्रिज्म में इतना ही कार्य था, इसके बाद कोई कार्य नहीं है, इसके बाद सिर्फ हमें लिखना है। तो अब लिखना हम प्रारंभ करते हैं। तो लिखेंगे चित्र से, ये चित्र आप देख रहे हैं और हमें सीधी यही करना है, तो पूरा चित्र देख लीजिए बढ़िया से और फिर लिखिए चित्र से। जब तक फिगर समझ में नहीं आएगा तब तक सूत्र सिद्ध करना नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले फिगर समझिए बढ़िया से। तो चित्र से, तो पहली स्थिति में क्या करेंगे, हम एक चतुर्भुज को लेंगे ए ई बी एफ, चतुर्भुज हो गया। तो लिखेंगे चित्र से चतुर्भुज ए ई बी ए ई डी एफ। वीडियो बहुत दिन के बाद बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाएगी बोलने में। ए ई डी एफ हमारा एक चतुर्भुज हो गया। अब देखिए में या से में ही लिखिए। अब देखिए हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो लिखिए कोण पहले को एफ ए ई, कोण एफ ए ई प्लस ए ई डी, कोण ए ई डी। इसको और थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, छोटा दिख रहा है, दिख नहीं रहा है। एफ ए ई। और फिर अपने अगले कोण इसके लिए ई डी एफ, कोण ई डी एफ, नीचे लिखता हूं डी एफ ए प्लस, नीचे लिखता हूं डी एफ ए बराबर 360 डिग्री। तो ये हमारा होगा 360 डिग्री। देख लीजिए एक कोण ये, एक कोण ये, एक ये और एक ये। तो चतुर्भुज है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री। अब देखिए इनके मान को रखिए, जिनका मान दिया हुआ उसको रखेंगे, जिसका मान नहीं दिया हुआ उसको छोड़ देंगे।
तो देखिए कोण ए का मान दिया है, कोण एफ ए ई, तो क्या मान दिया है, ए दिया है, तो उसको रख लेंगे। फिर प्लस ए ई डी, तो मैंने पहले क्या बताया कि सतह पे एक लंब खींचेंगे, और जब सतह पे लंब खींचेंगे तो ये पहला और ये दो मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये पहला सतह है और ये लंब है, तो दोनों मिलके आपस में ऐसे देखिए ऐसे है, तो ये दोनों 90 डिग्री का बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा लंब है और ये हमारा प्रिज्म का सतह है, पहला सतह, और लंब और सतह के बीच का कोण क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो उसके मान को रखते हैं, हमारा ये वाला कोण हो गया यहाँ से ये वाला 90, ये कोण 90 डिग्री। फिर प्लस इस कोण का मान देख लीजिए, नहीं दिया है, ई डी एफ का मान कुछ भी यहाँ पे नहीं है, सेम वैसे ही लिखेंगे, ई डी एफ प्लस। अब इस कोण को देखिए डी एफ ई, तो सेम उसी प्रकार ये भी है, ऐसे है, हमारा ये लंब है, ये लंब है और ये दूसरा सतह है, और इसके बीच का कोण ये भी कितना है देखेंगे, फिगर बनाएंगे तो टोटली 90 डिग्री का है, और इसपे दिख रहा है और नहीं दिख रहा है तो फिगर बनाएंगे उसमें दिखेगा ये दोनों कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये भी कोण 90 डिग्री का है, तो इसको 90 डिग्री, और फिर 1 2 3 4 कोण हो गया हमारा 360। ठीक है, आगे हल करेंगे इसको, तो a प्लस 99 जोड़ दीजिए, पहले इसको लिख देते हैं ई डी एफ, और ये प्लस 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब पक्षांतर करके घटा लीजिए, ए प्लस कोण ई डी एफ बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा, इसलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसको यहाँ पे ले जाएंगे, तो बराबर में हो जाएगा हमारा ए प्लस कोण ई डी एफ, कोण ई डी एफ बराबर 360 में से 180 जाएगा 180 डिग्री। इसको हम समीकरण टेढ़ा हुआ है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, इसको अब मिटाता हूं, जगह नहीं है इतना, तो हमारा वो समीकरण 1 हो गया। अब इसको रफ कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बाद में लिखिएगा, एक बार समझ लीजिए फिर समझ के अच्छे से लिखिएगा तो बेहतर समझ आएगा, एक ही बार में क्लियर पूरा, फिर ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए हमने ये निकाल दिया, अब क्या करना है, जब ये निकल गया तो एक चतुर्भुज पर कार्य हो चुका है, अब हम इस त्रिभुज पर कार्य करेंगे ई एफ डी या एफ ई डी, किधर से भी नाम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे पुनः चित्र से, पुनः चित्र से त्रिभुज। जब चतुर्भुज पे कार्य हो जाए तो अब दूसरी बार याद रखना है कि त्रिभुज पे कार्य करना है, या तो पहले त्रिभुज पे कार्य करिए या बाद में। ठीक है, तो त्रिभुज एफ ई डी, त्रिभुज एफ ई डी में, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है, तो तीनों कोण को लिख लेते हैं, पहले एफ ई डी, कोण एफ ई डी, फिर दूसरा कोण देखिए ई डी एफ, कोण ई डी एफ, कोण हमारा डी, फिर देखिए डी एफ ई, कोण डी एफ ई हमारा हो गया। तो तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री। और अब हम इसको क्या करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि आपको पता चल गया होगा ये आपकी त्रिभुज है, तो इसको थोड़ा साफ करते हैं। अब इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए 1 और 2 में आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि उनका लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट नहीं, राइट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है और लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है। तो हम जानते हैं कि जब समीकरण का एक भाग बराबर होता है तो दूसरे भाग को हम बराबर लिख देते हैं। तो हमारा देखिए
ये बराबर है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर देंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो इसको हम बराबर कर देंगे। तो राइट का कट जाएगा, लेफ्ट का बचेगा, तो लेफ्ट को लिखते हैं, ब्लैक मार्कर का यूज करते हैं। तो देखिए पहले इससे चालू करते हैं, कोण ए, तो हमारा कोण ए हो गया ए प्लस कोण ई डी एफ, कोण ई डी एफ बराबर, राइट बराबर है तो हट गया, लेफ्ट को बराबर करेंगे। तो अब इसका लेफ्ट ले लीजिए, कोण एफ ई डी प्लस कोण देखिए ई डी एफ, कोण ई डी एफ, फिर कोण हमारा ये है डी एफ ए, तो नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं है तो थोड़ा नीचे लिखते हैं, एडजस्ट करते हैं इसको, प्लस कोण आप सीधे लिखिएगा ई डी एफ ए, डी एफ ए। अब देखिए इसमें कुछ कटने वाला है, तो देखिए ई डी एफ दोनों तरफ है, तो जब लेफ्ट और राइट साइड बराबर रहते हैं तो उसको हम काट देते हैं, तो ये हमारा दो कट जाएगा। अब बचा है इसको लिख देते हैं, तो बचा है ए बराबर कोण एफ ई डी और फिर से प्लस कोण डी एफ ई। अब देखिए चूंकि अब हम कोण एफ ई डी, देखिए इसमें एफ ई डी का मान दिया है, मैं यहाँ पे नहीं रख पाया हूं इसलिए मैं यहाँ पे रखता हूं, ठीक है। आप यहाँ पे भी रख के इसको आसान कर सकते थे, तो मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे रखते तो ऐसे हो जाता आपका, लेकिन आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, दोनों रखिए जैसा मन करे आप वहां पे कोण का मान रखिए। तो यहाँ पे मान रखते हैं, तो एफ ई डी का मान क्या था हमारा, देखिए यहाँ पे R1 था और प्लस इसका मान नहीं था, तो ये हो जाता हमारा कोण ई डी एफ, और फिर इसका मान देखिए डी एफ ई का मान हमारा R2 था बराबर 180 डिग्री आता। आप यहाँ पर भी समीकरण 2 मान सकते हैं, लेकिन मैं वहां पे नहीं माना हूं तो नीचे 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 उतरेंगे, तो अब यहीं पे भी उसका मान रख लेते हैं। तो देखिए इसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं, ये तो हमारे पहले वाला का था, अब इसका हम नीचे लिखते हैं क्योंकि इसका भी हमारा गलत पड़ेगा, तो यहाँ पे एक लाइन से अलग अलग कर देते हैं दोनों को। तो देखिए ए बराबर अभी प्लस लिखिए, बराबर अभी बाद में करते हैं, ए बराबर ई एफ ई डी का मान क्या है हमारा R1 है, देख सकते हैं त्रिभुज में, डी एफ ई का मान हमारा R2 है, ठीक है। अब हम इसको समीकरण 3 मान लेंगे, इसको घेर देते हैं, इसको समीकरण 3 मानते हैं, इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। अब इसको रफ करते हैं, पहले इतना नोट कीजिए फिर उसके बाद ये नोट कीजिए। अब इसको रफ कर देते हैं, अब देखिए हम समीकरण 2 को मिटा चुके हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको मिटा दे इसलिए। अब देखिए अब एक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन लिख दिया उसको, बाद में मिटाएंगे। तो देखिए हम 3 को देखेंगे, तो हमारा 3 ए बराबर R1 प्लस R2 है, ठीक है, इतना तो क्लियर है हमारा। अब देखिए हमारे प्रिज्म में 2 सतह है, पहला सतह ए बी, दूसरा सतह ए सी। तो अब देखिए हमारा चूंकि यहाँ पे हम विचलन भी दिखाए हैं, क्योंकि हमारी पहली किरण Δ1 विचलित हुई है और दूसरी जो निर्गत किरण है वो Δ2 विचलित हुई है। तो अब लिखेंगे प्रिज्म के पहले सतह से अपवर्तन द्वारा, या प्रिज्म के पहले सतह से अपवर्तन, लिखेंगे प्रिज्म
क्योंकि जब हम जानते हैं किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होता है। ठीक है, तो प्रिज्म के पहली सतह से अपवर्तन द्वारा क्या देखते हैं कि जो हमारे ये कोण है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, कि हमारा ये आपतन कोण आई है वो इस अपवर्तन कोण I1 और विचलन कोण Δ1 के क्या है, सम्मुख कोण है, यानी कि सामने का कोण है, तो सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा चित्र है, एक बार यहाँ पे भी दिखा देता हूं। ये हमारा आपतित किरण है और ये हमारा लंब है, और यहां से हमारी किरण क्या हो गई थी, परावर्तित हो गई थी, सॉरी अपवर्तित हो गई थी, अपवर्तन की घटना हुई, हमारी किरण अपवर्तित हो गई थी। तो ये हमारा आपतन कोण, ये अपवर्तित हमारी किरण हुई थी। तो जो हमारा ये कोण था, ये देखिए हमने I1 आपतन कोण है, ये किरण विचलित हुई थी कितना, Δ1, और ये हमारा कोण R2 है, अपवर्तन कोण। तो देखिए ये कोण इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, पहले लिख देता हूं कि I बराबर Δ1 प्लस R1। अब इसको रफ कर देता हूं, इसको समझाने के लिए बनाया था। तो देखिए हमारा हो गया I बराबर Δ1 प्लस R1। तो यहां से हम Δ1 का मान निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, यहां से हम Δ1 का मान निकालेंगे तो I माइनस R1, क्योंकि हम Δ1 को इधर छोड़ के इसको इधर ला देंगे तो ये R1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, और इसको हम घेर लेते हैं क्योंकि ये हाईलाइट होकर दिखे, हमें इसकी आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए इसी घटना को हम दूसरे सतह के लिए भी लगाएंगे, तो लिखेंगे अब फिर नीचे प्रिज्म के दूसरे सतह से अपवर्तन द्वारा, और फिर हम प्रिज्म के दूसरे सतह से अपवर्तन करेंगे। ठीक है, तो सेम जैसे मैंने समझाया उसी प्रकार इसमें भी देख लीजिए, ये निर्गत कोण E और ये विचलन कोण Δ2 और अपवर्तन कोण R2 के बराबर होगा। तो सेम इसी प्रकार से इसमें भी हमारा हो जाएगा E बराबर Δ2 प्लस R2। और नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे अभी समझाता हूं, जैसे उसमें भी समझाया था कि ये देखिए हमारा ये लंब हो गया, ये हमारा लंब है, लंब हो गया, ये हमारा निर्गत किरण है, ये निर्गत किरण हो गया, और ये हमारा परावर्तित किरण था, सॉरी अपवर्तित किरण था, बार बार अपवर्तित किरण को परावर्तित किरण बोला हूं, ये हमारा अपवर्तित किरण। ठीक है, तो इसको हमने निर्गत किरण को E से दिखाते हैं तो E से डिनोट किया था, और ये किरण कितनी विचलित हुई थी, हमारा Δ2 विचलित हुई थी, इसको पीछे बढ़ाया था तो ये किरण हमारा कितना Δ2 विचलित हो गया, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। और ये हमारा लंब के बीच से ये अपवर्तन कोण कितना था, R2 था। तो देखिए ये सेम पहले ही घटना की तरह ये सम्मुख कोण बन रही है, और जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, तो इसको भी हमने बराबर लिखा कि कोण E बराबर Δ2 प्लस R2। इसको भी मिटाता हूं। अब देखिए इसमें भी हम पहले में Δ1 निकाले हैं, तो अब इसमें हम Δ2 निकालेंगे क्योंकि हमें टोटल विचलन निकालना होगा। तो इसमें हम Δ2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा E माइनस R2, क्योंकि ये इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको हाईलाइट करने के लिए घेर देते हैं। ठीक है, अब हमें इन दोनों की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो पहले इतना नोट कीजिए। अब इतना नोट करने के बाद से एक बार मैं इसको बगल में लिख लूं और इसको पूरा मिटाऊंगा अच्छे से, सिर्फ इसको लिखता हूं। आगे पहले इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद से मैं जो लिख रहा हूं उसे मत लिखिएगा। E Δ2 बराबर E माइनस R2, और इसको लिख लेता हूं Δ1 बराबर I माइनस R1, सॉरी। अब इसको अच्छे से रफ कर देते हैं, इतना नोट कर लीजिए और उसके बाद से लिखिएगा
अब देखिए, अब निकालेंगे कुल विचलन, लिखेंगे अब कुल विचलन। तो हम विचलन को डेल्टा से सूचित करते हैं। तो हमारा डेल्टा बराबर क्या होगा, डेल 1 प्लस डेल 2, यानी कि हमने अपने दो विचलन को निकाला है उसका योग, तो दोनों विचलन का योग हो जाएगा कुल विचलन। तो डेल्टा बराबर डेल 1 का मान रख लीजिए i माइनस R1 और प्लस डेल 2 का मान रख लीजिए e माइनस R2। अब देखिए R1 और R2 को एक पास कर दीजिए, I और E को एक पास कर दीजिए, और नहीं भी करिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, वैसे भी चलेगा। तो पास कर देते हैं, तो I प्लस E और माइनस R1 प्लस R2। अब पूछिएगा बीच में प्लस कैसे, दोनों का ये माइनस है, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया है, और यदि कॉमन लिया है और ब्रैकेट लगाया है तो गुणा होगा, तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। अब इसको हाईलाइट करने के लिए मैं इसको कोष्टक में बंद कर देता हूं। और हमने अभी तक टोटल कितने माने थे समीकरण, 3 समीकरण माने थे। अब यहाँ पे हम समीकरण इसको 4 बना देते हैं, क्योंकि 3 हमने पहले ही मान रखा था। तो अब देखिए, मैं वीडियो को रोक के जितना आवश्यक सूत्र था उसे लिख दिया हूं, और मैंने दूसरे मोबाइल को लगाया, इसलिए क्वालिटी भी थोड़ा वीक आ रही होगी। तो देखिए, अब हम इसके बाद से लिखेंगे कि प्रिज्म से न्यूनतम विचलन के लिए शर्त। तो देखिए, जो मैंने ये लिखा है, ये आप किसी भी प्रकार से प्रिज्म का सूत्र सिद्ध कीजिएगा, सब में लगेगा, और इसे आपको याद रखना आवश्यक है। तो देखिए, जो हमारा प्रिज्म से न्यूनतम विचलन के लिए शर्त होता है कि वो कहता है कि हमारा डेल्टा एम में बदल जाता है, और हमारा जो कोण ई होता है, यानी कि जो हमारा ये विचलन कोण है, सॉरी विचलन नहीं, निर्गत कोण है, वो आपतन कोण के बराबर हो जाता है। और फिर जो हमारे दोनों ये R1 और R2 कोण है वो आपस में बराबर होते हैं, यानी कि अपवर्तन कोण, और ये R के बराबर हो जाता है। अब इस शर्त को हम एक बार समीकरण 3 में अप्लाई कर लेंगे और एक बार 4 में। तो आ जाइए, अब हम समीकरण 3 में पहले करते हैं। तो लिखेंगे अब समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 से, तो चूंकि हमारा जो समीकरण 3 है वो देख लीजिए a बराबर R1 प्लस R2 है, तो नीचे एक बार लिख लेते हैं कि a बराबर R1 प्लस R2, और हम यहाँ पे देखते हैं कि R1 बराबर R2 बराबर R, तो यानी कि हम R1 को भी R लिख सकते हैं प्लस R2 को भी R लिख सकते हैं। तो दोनों को जोड़ दीजिए, R2R, यहाँ से R की वैल्यू निकाल लीजिए, तो a/2। तो R की वैल्यू की आवश्यकता है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, और यहाँ तक आप नोट कीजिए, और उसके बाद से मैं इस R की वैल्यू को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हमें स्पेस की आवश्यकता है। तो ये हमारा R का मान हो गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। और फिर आप उसके बाद लिखेंगे, ये पहले वाले में ही नोट कीजिएगा, और अब जितना नोट किया उसके बाद से हम जो लिखेंगे उसको लिखिए आप। तो देखिए, अब लिखेंगे अब समीकरण 4 से। तो देखिए, हमारा समीकरण 4 क्या है, डेल्टा बराबर I1 प्लस E माइनस R1 प्लस R2। तो इसको भी लिख लेते हैं एक बार, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अब देखिए, हम क्या देख पा रहे हैं कि ये हमारा R1 प्लस R2 है, वो A के बराबर है समीकरण 3 से। तो पहले इसको लिख लेंगे कि डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A। फिर इस A को इधर पक्षांतर कर लेंगे, डेल्टा माइनस में है तो प्लस में I1 प्लस E। अब मैं यहां पे लिखता हूं। अब देखिए, डेल्टा क्या है, डेल्टा M में बदल जाएगा शर्त से, हमारा न्यूनतम विचलन का जो शर्त है।
तो डेल्टा डेल्टा एम में हो गया। अब देखिए ए हमारा वैसे ही रहेगा क्योंकि ए का कोई भी मान यहाँ पे परिवर्तित नहीं हुआ है, तो ए को उसी प्रकार ए रहने देंगे। आई तो आई ही रहेगा, और चूंकि हमारा ई आई में चेंज होगा, जो ई है वो हमारा आई में होगा, तो प्लस यहाँ पे भी एक आई। तो देखिए हो जाएगा डेल्टा एम बराबर डेल्टा एम प्लस ए बराबर आई आई टू आई। यहां से जब हम आई के मान को निकालेंगे तो आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। अब एक बात ध्यान में रखेंगे कि मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूं कि डेल्टा एम और ए दोनों ही प्लस में है, और हम जानते हैं कि जब दोनों प्लस में होते हैं तो किसी को पहले और किसी को भी हम बाद में लिख सकते हैं, दोनों में से। तो यहाँ पे हम उसी प्रकार ए को पहले और डेल्टा एम को बाद में लिखेंगे, और आप ऐसे भी छोड़ते हैं तो कोई बात नहीं है। तो देखिए आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे ताकि हमें अच्छे से दिखे। अब देखिए हमें r के मान की आवश्यकता है और i के मान की आवश्यकता है, और हम जानते हैं कि जब भी हम i और r के मान को निकालते हैं तो स्नेल का नियम लगाते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी i और r का मान निकले तो स्नेल का सूत्र का प्रयोग होगा। तो इसको मिटा के स्नेल का नियम लगा देते हैं हम, और फिर हमारा सूत्र सिद्ध हो जाएगा। आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जहां तक नोट कर लिए हैं उसके बाद से इसके बाद से अब लिखना है कि स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, चूंकि हमारा स्नेल का नियम कहता है कि n बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब हम अपने एक बार i के मान को रख के देंगे यहाँ पे, और एक बार r के मान को रख लेंगे, तो हमारा ये सूत्र सिद्ध हो जाएगा। तो रखिए हमारा n बराबर साइन आई के मान को रखिए a प्लस डेल्टा m बाई टू, फिर बटे r के मान को रख लीजिए, साइन r का मान क्या है a बाई टू। अब देखिए मैंने ये सूत्र सिद्ध करने से पहले लिखा था और ये हमारा सिद्ध करने के बाद जो सूत्र आया, देखिए इसमें क्या कोई अंतर है कि सेम है। तो हम देख पा रहे हैं कि एन एन साइन साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बटे टोटल का बटे साइन ए बाई टू साइन ए बाई टू, यानी कि ये हमारा सूत्र दोनों एक ही है, यानी कि हमारा सूत्र सिद्ध हो चुका है। और आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो ये n है, जो हमारा ये n है, इसको म्यू भी लिख देता है, कहीं पे म्यू लिखेगा कहीं पे n, क्योंकि अपवर्तनांक को, माध्यम का अपवर्तन जो होता है उसको n और म्यू दोनों से सूचित करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।